साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। और आप सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोग के वैल्यूएबल सजेशंस और कमेंट रेगुलरली मुझे मिलते रहते हैं, जिससे कि मुझे आइडिया लगता है कि किस टॉपिक के ऊपर मुझे जो है वीडियोस बनाने चाहिए या कंटेंट आपके लिए रेडी करना चाहिए। तो आप सभी लोग का एक बार पुनः से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में उसी इंपॉर्टेंट सजेशन के ऊपर मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, जो कि आपका कोठारी आयोग। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कि कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसके ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो आप देखेंगे विस्तार पूर्वक मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया है कि कोठारी आयोग क्यों है। अब दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आयोग है और इसके बारे में हमें सारी जानकारी इकट्ठा करना क्यों आवश्यक हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ से आपके कोठारी आयोग पर आधारित आपके अलग अलग तरीके के प्रश्न आते हैं और हर एक परीक्षाओं में आते हैं। आप बीएड के किसी भी साल में हो, बीएड के किसी भी सेमेस्टर में हो, कोठारी आयोग से संबंधित आपको प्रश्न मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपके यूपी टेट, सी टेट जैसी या फिर जो भी आप शिक्षक पात्रता परीक्षाएं देंगे या फिर आप कोई भी परीक्षाएं देते हैं, शिक्षा से संबंधित अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो इसको पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही और कुछ दिनों पहले ही आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना भी शुरू कर दिया है। तो मैंने ईयर 2016 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, और साथ ही साथ 2017 का भी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सॉल्यूशन अभी आपको अपडेट किया है। तो प्लीज़ आप उनको जाकर चेक करें। अगर आप उनको नहीं देख पा रहे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस और भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो भी चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है, वो मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूं। तो इसलिए चैनल के साथ आप जुड़े रहें, चैनल के साथ आप बने रहें। तो चैनल को आप कर ले सब्सक्राइब, फटाफट जाएं और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर कोठारी कमीशन है क्या। तो परिभाषा के रूप में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक तदर्थ आयोग था। तो आप समझ गए, शिक्षा के हर एक क्षेत्र की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। इसका गठन भारत में शिक्षा के विकास, शिक्षा के एक समान पैटर्न को विकसित करने और एक दिशा निर्देश और नीतियों को सलाह देने के लिए किया गया था। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार का यह एक पहला और औपचारिक और बोल सकते हैं एक आधिकारिक प्रयास था। इससे पहले भी कई सारे प्रयास किए गए दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि जो कोठारी आयोग है, अगर इस क्रम में देखें तो ये छठा आयोग था जिसने शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुधार के लिए सुझाव दिए और इसका गठन किया गया था। इससे पहले कई सारे आयोग आए, जिसमें सबसे पहला और प्रमुख आयोग था आपका राधा कृष्ण आयोग। जी हाँ दोस्तों, राधा कृष्ण आयोग के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसे हम लोग देखते हैं अभी। तो राधा कृष्ण आयोग जो है आपका, ये उस समय के जो तत्कालिक जो उपराष्ट्रपति थे उनकी अध्यक्षता में जो है गठित किया गया था 1948 में। और इसका उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आवश्यक बदलाव हैं, जो देश की आज़ादी के बाद जो शिक्षा की आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। तो राधा कृष्ण आयोग पहला आयोग था। उसके बाद 1952 में आप देखेंगे जो है मुदलियर एजुकेशन कमीशन का भी फॉर्मेशन किया गया था, मुदलियर आयोग का गठन किया गया था। तो मुदलियर जो शिक्षा आयोग था, इसने जो सिफारिशें दी वो बहुत ही प्रभावी सिफारिशें थी, लेकिन उन सिफारिशों का जो क्रियान्वयन होता है यानी कि इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसका जो असर होना चाहिए था भारतीय शिक्षा प्रणाली पर या भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर, वो उतना नहीं हुआ, उतना प्रभावी नहीं हुआ, जिसके कारणवश जो हमें रिजल्ट्स भी मिले वो उतने अच्छे और इतने एविडेंट नहीं मिले। एविडेंट का मतलब ऐसे परिणाम नहीं आए जिससे कि शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हो जाए या शिक्षा प्रणाली बिल्कुल बदल जाए। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली सुधार के लिए, पूरी तरह से बदलने के लिए, इसके पीछे कुछ और प्रभावी और व्यवहारिक उपाय खोजने के लिए भारत सरकार ने सन 1964-66 के दौरान जो है एक गठन किया आपके आयोग का, जिसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण आयोग है जिनको कि आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं शिक्षा आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। अब कुछ कोठारी आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो कोठारी आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा एक तदर्थ समिति के रूप में किया गया। तदर्थ का मतलब होता है एडहॉक कमेटी।
कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई 1964 को किया गया था। और इसने जो अपना कार्य करना आरंभ किया वो 2 अक्टूबर 1964 यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन पे स्टार्ट किया था। कोठारी आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी उसको फाइनल सबमिशन जो किया, फाइनली जो आपको जमा किया, आपको सौंपा, वो था 29 जून 1966 को। यानी कि माफ़ करिएगा, 29 जून 1966 को आयोग भंग कर दिया गया, मतलब आयोग का काम समाप्त हो गया। और उसी दिन से जो है आप समझ सकते हैं उसने अपनी रिपोर्ट भी आपकी सबमिट कर दी। इस कमेटी को आपको जो है कोठारी आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय के जो तत्कालिक यूजीसी के अध्यक्ष थे यानी कि दौलत सिंह कोठारी, वो इस कमेटी के इस जो आप बोल सकते हैं आयोग है उसके अध्यक्ष थे। इसी वजह से इसे आयोग को जो है हम लोग कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग एक क्रम से देखें कि किस क्रम में जो शिक्षा आयोगों का गठन हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि जो शिक्षा आयोग जो है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग, ये आपका क्रम संख्या में ये छठा आयोग है आपका। लेकिन अगर शिक्षा सुधारों की बात करें, यह पहला आयोग था जिसने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र के संबंध में प्रमुख सुधार और सिफारिशों का सुझाव दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप याद रखें इसको कि ये वाला पॉइंट। दूसरा, कोठारी आयोग में कुल कितने लोग थे? कुल 20 लोग थे दोस्तों, ये भी आपको समझना है। आपको आयोग में आपके देश विदेश से जो जानकार लोग थे, शिक्षा से संबंधित जो एक्सपर्ट्स थे, उनको बुलाया गया था, उनका सुझाव लिया गया था, उनसे परामर्श लिया गया था। मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और स्वीडन जैसे देशों से जो जानकार थे, शिक्षा संबंधित मनोवैज्ञानिक थे, उन सभी लोगों से संपर्क किया गया, उनसे सुझाव लिए गए कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है, किस तरह से बदला जा सकता है। साथ ही साथ उन देशों में जो शिक्षा से संबंधित अच्छी व्यवस्थाएं थी उससे भी सीखने के लिए प्रयास किया गया, उससे भी सुझाव या उससे भी गाइडलाइन लेने का प्रयास किया गया। तो समूह के रूप में अगर बात करें तो इसमें कुल 20 प्रतिष्ठित लोग थे जो कि देश विदेश के अलावा मतलब बाहर से थे, आपके विदेश से थे। आयोग ने कुल 19 कार्यदल बनाए थे, यानी कि अपने कार्य को पूरी तरह से पूरा करने के लिए इसमें टोटल जो 19 टास्क फोर्स था आपका। आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट बनाने के दौरान जो है करीब मोर देन 9000 लोग, यानी कि आयोग ने करीब 9000 से ज़्यादा लोगों का साक्षात्कार किया ताकि वो अच्छे से समझ सके कि वास्तव में शिक्षा की आवश्यकताएं क्या क्या आवश्यक बदलाव चाहिए। तो इसलिए 9000 से ज़्यादा लोगों की जो यहाँ पर क्या कह सकते हैं आपका साक्षात्कार किया गया, उनसे समझा गया, उनसे पूछा गया। रिपोर्ट को तैयार करने में कुल 21 महीने का समय लग गया और रिपोर्ट जो है आपका जो सबमिट हुआ वो आपका 29 जून 1966 को उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे MC छागला जी, उनको प्रस्तुत किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको पता होने चाहिए और जिनको आप ध्यान में रखकर आप एग्जाम में लिख सकते हैं। पहला तो ये कि भाई 1964-66 में शुरू किया गया था 14 जुलाई को, 2 अक्टूबर को काम शुरू हुआ आपका, 29 जून आपका जो है 1966 को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। कुल 20 लोग थे जो बाहर से थे, विदेशों से थे, US, अमेरिका, ये सारे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपका उद्देश्य क्या था? कोठारी आयोग को निर्मित करने के लिए, कोठारी आयोग गठित करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? भारत में शिक्षा के समग्र विकास के लिए नीतियों और दिशा निर्देशों का निर्माण करने के लिए। हाँ दोस्तों, अब आपको अगर बदलाव लाने हैं तो उसके लिए पहले नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा और उन नीतियों को किस तरह से पालन किया जाए, उसको किस तरह से लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए भी आपको एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कि हम लोग कोठारी आयोग बोलते हैं, उसने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया, महत्वपूर्ण सुझाव और नीतियाँ हमको क्या कहें प्रस्तुत करके दी सरकार को। भारत में शिक्षा के एक ऐसे पैटर्न को खोजना और विकसित करना जिससे कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार हो सके। तो इसके लिए आपका क्या, उसके अलावा भारत में शिक्षा के हर एक क्षेत्र के पहलू का समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल स्टडी करना और उसके हिसाब से रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराना, कि मतलब भारतीय शिक्षा प्रणाली को समझना, इसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, क्या बदलाव किए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक समालोचनात्मक दृष्टिकोण से परीक्षण करना और सजेशंस देना। तो ये मुख्य बातें थी, ये जो 3 बातें हैं आपके इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको मदद करेंगे एग्जाम में लिखने के लिए भी। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आप बिल्कुल ध्यान रखें कि उद्देश्य क्या था और की फैक्ट तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है।
इसके अलावा कोठारी कमीशन ने जो महत्वपूर्ण 23 रिकमेंडेशन दिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि क्या क्या है वो उसने। जो आपको याद रखना है कि कोठारी आयोग ने कुल कितने आपके जो रिकमेंडेशन दिए यानी सिफारिशें प्रस्तुत की वो थी 23, और 23 क्या है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मौजूदा शिक्षा प्रणाली की कमियों को उजागर किया, यानी कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली की कमियों को बताया। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, शिक्षण के तरीके, पाठ्य पुस्तक को परिभाषित किया, पाठ्यचर्या को परिभाषित किया, शैक्षिक संरचना और मानकों के बारे में सुझाव दिया। छात्रों का शारीरिक कल्याण, यानी कि छात्रों के शारीरिक विकास को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से अच्छा किया जाए, वो सारी चीज़ें। महिलाओं की शिक्षा को इंगित किया। विश्वविद्यालय स्वायत्तता के बारे में बताया है, सुझाव दिए। शिक्षिका की जो शिक्षा होती है उसके बारे में जो है सुझाव दिए गए। प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए गए। इसके अलावा विश्वविद्यालय को परिभाषित की, एक विश्वविद्यालय क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके कार्य क्या है, इन चीज़ों को जो है समझाया गया। प्रशासनिक समस्याएं कि यानी कि शिक्षा के संबंध में जो प्रशासनिक समस्याएं होती हैं उसके संबंध में सुझाव या सिफारिशें की गई। कार्य में वर्क एक्सपीरियंस का क्या महत्व होता है एक शिक्षक के रूप में, एक छात्र के रूप में, इसको उजागर किया गया है। उच्च शिक्षा में नामांकन यानी कि हायर एजुकेशन में जो एडमिशन का प्रोसेस होता है उसके संबंध में बहुत सारे सजेशन दिए गए, किस तरह से इसको सरल बनाया जाए, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इस तरह के सुझाव है उसमें। मूल्यांकन, जो इवैल्यूएशन होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न है या फिर जो कॉपी की इवैल्यूएशन होती है, जो अलग अलग तरीके से हम लोग बच्चों की जांच करते हैं प्रगति का, उनके सीखने की प्रक्रिया का, वो सारी चीज़ों के बारे में भी महत्वपूर्ण सुझाव हैं। मार्गदर्शन एवं परामर्श यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के संबंध में कि किस तरह से की जानी चाहिए। पर्यावरण और निरीक्षण की समस्याओं को समझना, यानी कि हमारे आसपास का पर्यावरण, उसके अलावा शैक्षणिक पर्यावरण को समझना और उसमें आवश्यक जो बदलाव करने उसके संबंध में। 3 भाषा सूत्र यानी कि बोलते 3 लैंग्वेज फार्मूला सजेस्ट किया। दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से भारतीय शिक्षा में इसको शामिल किया जा सकता है, जिससे भारतीय शिक्षा को और अधिक ज़्यादा प्रसारित और प्रचारित किया जा सकता है। चयनात्मक प्रवेश यानी कि सेलेक्टिव एडमिशन की प्रोसेस के ऊपर जो है गाइडलाइंस दिए हैं। व्यावसायिक शिक्षा यानी कि प्रोफेशनल स्टडीज़, प्रोफेशनल और वोकेशनल जो हमारे होते हैं, जिससे कि आप समझते हैं स्किल से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं उनके बारे में बताया गया है, उनको शामिल करने के बारे में सिफारिश की गई है। नैतिकता और धर्म की शिक्षा यानी कि जो भारतीय मूल्य हैं, भारतीय समाज और संस्कृति है, उसके बारे में भी लोगों को बताया जाए, सिखाया जाए, उसके लिए उसको भारतीय शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए, एजुकेशन में उसको शामिल किया जाए, इसके ऊपर भी एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स दोस्तों आपको याद रहेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को भी याद कर लेते हैं तो आप देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब जब कोठारी आयोग ने अपने जो सजेशंस दे दिए तो उसका क्या प्रभाव पड़ा वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इट ब्रॉट अ न्यू फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तो उससे फ़र्क क्या पड़ा कि इसके वजह से जो है भारतीय शिक्षा में एक नई शिक्षा पद्धति का जो है समावेश हुआ है, नई शिक्षा पद्धति आई जिसको बोलते हैं 10+2+3 पैटर्न। यानी कि पहले जो शिक्षा होगी 10वीं तक की होगी, फिर उसमें +2 पैटर्न यानी कि इंटर तक की पढ़ाई होगी, उसके बाद 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा। तो ये जो पैटर्न आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग की सिफारिश के बाद ही शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों की बदौलत उस समय की जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी अध्यक्षता में जो लोकसभा है उसमें जो है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर जो है कार्रवाई की गई, और ये जो आपका बोल सकते हैं ये जो आपका बिल होता है वो पारित किया गया। इसके अलावा कोठारी आयोग की सिफारिशों के बाद शिक्षा आयोग के मसौदों में संदर्भ और मार्गदर्शक एजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया गया। यानी कि आगे जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव किए गए, जो आपके अभी भी बदलाव किए जा रहे हैं, वो उसको करने के लिए हम कहीं ना कहीं कोठारी आयोग की तरफ देखते हैं, कोठारी आयोग की सिफारिशों को उसको रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, अगर 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उसके बाद ये बहुत बोले तो हर एक तरह से जो है आपके राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1966 के जो आपके सजेशंस थे, जो सिफारिशें थी, उसको उसने शामिल भी किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, साथ ही साथ उससे प्रभावित भी है। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत में शिक्षा क्षेत्र को राष्ट्रीय निकायों, राज्य निकायों और केंद्रीय बोर्ड के रूप में विभाजित कर दिया गया। यानी कि शिक्षा को 3 स्तरों पे बांट दिया गया। एक स्तर जो राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा की स्थिति को देखता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसके विकास के लिए कार्य करता है। दूसरा, राज्य स्तर पे शिक्षा के विकास प्रसार प्रचार के लिए कार्य किया जाता है। और तीसरा होता है केंद्रीय स्तर पर, यानी केंद्रीय बोर्ड बनाए गए हैं जैसे कि NCERT, CBSE।
तो इस तरह की संस्थाएं बनाई गई हैं जो कि शिक्षा के विकास और उसमें आवश्यक रिसर्च और डेवलपमेंट और जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं शिक्षा की प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए उसके लिए कार्य कर रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। इसमें से कुछ पॉइंट्स अगर में से रह गए होंगे तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे वो सुझाव देंगे और वो मुझे फीडबैक के माध्यम से आप बता सकते हैं। इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे देता हूँ। साथ ही साथ आप चाहें तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं हमको। तो मिलिए हम लोग से। अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब जहाँ पर मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट वीडियो जहाँ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है उसके ऊपर वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और आप अपना ध्यान रखिए।